Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Mubashir Hussain from channel SOP Study of Physics. We are going to have an introduction of alternating current. Alternating current एक ऐसा करंट है जो विद द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता रहता है। अगर मैं यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ, टाइम के साथ बना सकते हैं, एंगल के साथ बना सकते हैं। एंगल कौन सा होता है? लाइक एसी जनरेटर में अगर फील्ड मैग्नेट्स रोटेट कर रहे हैं या आर्मेचर रोटेट कर रहा है, कॉयल रोटेट कर रही है, जो सी भी चीज़ रोटेट कर रही है, उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही उस करंट की भी फ्रीक्वेंसी होती है। और उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल कवर कर लिया होता है वो एंगल के साथ भी बनाया जा सकता है ग्राफ, और टाइम के साथ भी बनाया जा सकता है। अब सपोज मैंने करंट और टाइम का ग्राफ बनाया। जितनी देर में एक वाइब्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसका हाफ बन जाएगा t/2, और ये स्टार्टिंग टाइम 0 था। तो हम इस ग्राफ में ये देख रहे हैं कि 0 से t/2 तक, यानी कि हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। अब उसका टाइम पीरियड कुछ भी है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे कंट्रीज़ में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी एसी जो है यूज़ होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ जो है वो यूज़ होता है। अब पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ का एसी जो है वो यूज़ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल ऑफ 50 1/50 जो आंसर आया उतना टाइम पीरियड है इसका। तो हाफ टाइम पीरियड में करंट की जो भी डायरेक्शन थी, आफ्टर दैट हाफ टाइम पीरियड डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो आफ्टर इक्वल इंटरवल्स इसमें डायरेक्शन का रिवर्सल चलता है। और मैग्नीट्यूड भी देखें, कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। 0 एम्पेयर से करंट 1 2 3 4 5 तक पहुंचा, फिर 5 से कम हो रहा है, 0 तक आया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 0 से बढ़ रहा है, 5 तक गया, फिर ऐसे 5 से कम, एंड सो ऑन। सो हो क्या रहा है अल्टरनेटिंग करंट के साथ? ये एक वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है पीरियोडिकली। डेफिनेशन भी आपके सामने यही है, हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली। इक्वेशन साइन वेव के साथ है, साइनोसाइडल फंक्शन है। इसी तरह से अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली, और जो ईएमएफ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अल्टरनेटिंग, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। एक साइकिल में एक बार अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी, और एक साइकिल में एक बार अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मज़ीद इसको थोड़ा समझने के लिए मैं एक कंपैरिजन, सिंपल सा शॉर्ट सा कंपैरिजन प्रोवाइड करूंगा बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, तवज्जो से सुनिएगा। डायरेक्ट करंट स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि करंट की डायरेक्शन होती है। बच्चों, इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? तो सिंपल हम आंसर देंगे कि ऑब्वियसली करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो क्या करंट की डायरेक्शन नहीं होती अगर वो स्केलर है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, करंट की डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्ट करंट में आप लोग पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग में भी दो टाइप्स हैं डायरेक्शन के ऊपर, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट कौन है? जो अलोंग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चलता है। जब कोई ईएमएफ सोर्स लगाई जाती है तो कंडक्टर के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ के बीच में डिवेल्प हो जाती है। एक साइड से हाई पोटेंशियल पर, ये वाली लो पोटेंशियल पर, तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिवेल्प हो जाती है। तो कन्वेंशनल, दो टाइप्स बन गई ना करंट की, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट।
कन्वेंशनल करंट कौन है? दैट फ्लोज अलोंग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन है? दैट फ्लोज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दो डायरेक्शंस बन गई करंट की, दो तरह का करंट बन गया ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्शंस। सो कन्वेंशनल करंट की एक वेल डिफाइंड पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है from high potential to low potential that represents the flow of positive charge carriers along the direction of electric intensity। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट की भी एक वेल डिफाइंड पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। और मेटल्स में एक्चुअली नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं। अच्छा, तो डायरेक्शन रखने के बावजूद डीसी डायरेक्ट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज करंट को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब अगर मैं कहूं कि ये आई वेक्टर है तो क्या फिर क्यू के ऊपर एरो लगाना पड़ेगा कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये क्यू क्योंकि वेक्टर है, चार्ज वेक्टर है, इसलिए करंट वेक्टर है। तो बच्चों चार्ज तो वेक्टर नहीं होता, चार्ज तो स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है। सो करंट एक वो क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन टू स्केलर क्वांटिटीज, देयरफॉर इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन रखने के बावजूद डायरेक्ट करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये स्केलर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट क्या है उस पर बात करता हूं मैं। अब जो नॉन रिपल्ड डीसी है, नॉन पल्सेटेड डीसी है, नॉन फ्लक्चुएटेड डीसी है, उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और उसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, चाहे वोल्टेज टाइम का ग्राफ बनाएं, चाहे करंट का ग्राफ बनाएं डायरेक्ट का, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, कोई साइकिल्स नहीं है, कोई रिपल्स नहीं है, इस वजह से उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी उसकी 0 है। और अगर हम एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो ये मैंने एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स को शो किया हुआ है, एक डीसी सोर्स लगाई है, एक लैंप लगाया है, इसके साथ कोई एक चार्ज कैरियर, कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अंडर डिस्कशन है बच्चों, ये वाला, से दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्स, इलेक्ट्रॉन एक्स जो है वो अंडर डिस्कशन है। अब इलेक्ट्रॉन ने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलना है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, और ऑल द टाइम जब तक बैटरी की ईएमएफ 0 नहीं हो जाती, जब तक बैटरी सारी एनर्जी सर्किट को डिलीवर नहीं कर देती, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाती, तब तक ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन को फॉलो करता रहेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होता है उस पर तवज्जो करें। अल्टरनेटिंग करंट इज बेसिकली अ फेजर क्वांटिटी that we can say a vector quantity, we can say it a vector quantity because phasor क्या होता है उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले इसका इंट्रोडक्शन कि it is basically a phasor quantity that we can consider it a vector। और तकरीबन सभी बच्चे, एफएससी वाले बच्चे भी, कैम्ब्रिज वाले बच्चे भी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की। एसी करंट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एसी वोल्टेज की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इम्पीडेंस की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की। तो ये दोनों सारे तरह के जो बच्चे हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर इनको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट होता देखते हैं। आप भी बाकी वीडियोस में इसको देखेंगे आगे जब वो आर्टिकल्स आएंगे, एसी थ्रू अ रेजिस्टर, एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर, तो उसमें आप यहाँ पर भी देखेंगे कि हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को वेक्टोरियली फेजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ कंट्रीज़ में 50 हर्ट्ज आती है अल्टरनेटिंग करंट की, और बहुत सारे कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज भी आती है। वी आर इन द पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एसी की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 हर्ट्ज।
इस बात का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है बच्चों कि एक सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, इस तरह के 50 साइकिल्स रिसीव कर रहा है हमारा जो भी एक बल्ब लगा है, एक पंखा है, जो भी है वो लोड एक सेकंड के अंदर इस तरह के 50 साइकिल्स रिसीव कर रहा है। एक बल्ब की एग्जांपल कंसीडर कर लें। अब ये एक लैंप है, एक बल्ब है, तो जब हमारा करंट पॉजिटिव पीक पर पहुंचेगा तो ये बल्ब या कोई भी हमारे घर में कमरे में लगा हुआ कोई भी बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। जब करंट T/2 हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पर पहुंचेगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर जब 3T/4 नेगेटिव पीक पर करंट पहुंचेगा, अगेन बल्ब जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस के साथ, मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा और फिर जीरो पे हो जाएगा। इन शॉर्ट एक बल्ब जिसको हमने 50 हर्ट्ज का एसी प्रोवाइड किया है, वो एक साइकिल के अंदर 2 टाइम्स ऑफ हो रहा है और 2 टाइम्स मैक्सिमम ब्राइटनेस दे रहा है, यानी कि एक साइकिल के अंदर। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स आने हैं और हर साइकिल में ट्वाइस इट गिव्स मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड ट्वाइस इट गिव्स जीरो ब्राइटनेस और इट रिमेन ऑफ। तो बेटा एक सेकंड के अंदर ये जो बल्ब है अंडर डिस्कशन, ये एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है और 100 टाइम्स मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे ये कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ है। क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज ये प्रोसेस बहुत रैपिड है, बहुत सडन, बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसी होती है कंडक्टर में जब उसको अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड की जाती है। कोई सोर्स प्रोवाइड की, कोई जनरेटर इसको प्रोवाइड किया अल्टरनेटिंग, तो कोई इलेक्ट्रॉन अंडर डिस्कशन है, से दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर डिस्कशन, दिस इज इलेक्ट्रॉन y इज अंडर डिस्कशन। जब 0 से T/2 तक का टाइम गुजरेगा, उस वक्त तक पॉजिटिव हाफ, ये वाला पॉजिटिव हाफ जो है वो सर्किट को मिल रहा है, से पॉजिटिव हाफ में लेफ्ट साइड सोर्स की हाई पोटेंशियल पर है, राइट साइड लो पोटेंशियल पर है, लेफ्ट हाई पर, राइट लो पर। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाना चाहेंगे। अब डीसी में तो ऐसा होता था कि ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल इस सर्किट में एक ही डायरेक्शन में सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन एसी के केस में, डीसी केस में ऐसा होता था, लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं होता। क्या होगा कि 0 से T/2 तक कितना टाइम बना? सपोज ये हमारे पास 0.001 सेकेंड बना, तो इतने से टाइम के लिए ये y वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐसे जाना चाहेगा, जाता ही रहना चाहेगा, लेकिन फिर फौरन से ही नेगेटिव हाफ स्टार्ट हो जाएगा, फौरन से ही सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जब सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो बेटा ये यहीं से वापस हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, अगेन सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर नीचे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एसी के केस में इलेक्ट्रॉन किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं और इसी वजह से ये जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं, V = V0 sin ओमेगा t, करंट है I = I0 sin ओमेगा t, तो ये बिल्कुल जो SHM की आप पढ़ते हैं, SHM पढ़ चुके होते हैं आप स्टेज से पहले, उसकी जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x = x0 sin ऑफ थीटा और ओमेगा t, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसका करंट और वोल्टेज भी है। बिकॉज इन अंडर अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑसिलेटरी मोशन, ये वजह है।
अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक फेज़र क्वांटिटी है। अब फेज़र क्या होता है? फेज़र एक ऐसा वेक्टर होता है, फेज़र एक ऐसा वेक्टर होता है जो साइनोसाइडल वेव के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइन वेव प्रोसीड हो रही है, इसलिए मैंने जनरल टर्म एक यूज की ए, वो चाहे करंट है, चाहे वोल्टेज है, चाहे रिएक्टेंस है, व्हाट एवर इट इज, एक जनरल टर्म ए है। ये क्वांटिटी विद इंक्रीजिंग एंगल, ये इंक्रीज कर रही है, कुछ एंगल कवर होता जा रहा है, 90 पर पहुंची, फिर एंड सो ऑन ऐसे हो रहा है। तो जिस वक्त ये क्वांटिटी 90 पर है, जो एक वेक्टर जो कि फेज़र है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो इसका प्रोजेक्शन होता है इस वेक्टर का, जो चाहे एक्स एक्सिस पे भी लिया जा सकता है, वाई पे भी लिया जा सकता है, अभी हम वाई पे कंसीडर कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल SHM वाले टॉपिक की तरह। अच्छा, 45 डिग्री का एंगल कवर हुआ तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है वो इतना है कुछ यहाँ पर, और ये वर्टिकल एक्सिस पर मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल भी रिप्रेजेंट हो रहा है। सो फेजर दो काम करता है। फेजर किसी वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन की हेल्प से मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को भी, फेज को भी रिप्रेजेंट करता है। A rotating vector that describes complete sine wave, it has both magnitude and direction. Magnitude and direction दोनों चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, कैसा वेक्टर होता है। और यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है 45 डिग्री पर, जो मैग्नीट्यूड है, दोबारा ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा 135। 135 डिग्री पर भी वही मैग्नीट्यूड है ड्यू टू द पीरियड ऑफ साइन। ये फेज़र को मैंने रिप्रेजेंट किया आपके सामने। इस वक्त हमारा ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट के ऊपर है, इसलिए ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो जैसे अगले आर्टिकल्स आते जाएंगे वन बाय वन, AC थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वैसे वैसे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। सो बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ वापस आते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी DC की सूरत में ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती, इलेक्ट्रिसिटी AC की सूरत में ट्रांसपोर्ट की जाती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, हाइड्रो पावर स्टेशन से, कोल पावर स्टेशन से, वगैरह वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उनको दूर दूर तक, दूसरे शहरों तक ट्रांसपोर्ट करना, फिर वहाँ के ग्रिड स्टेशन से हमारे घरों तक आना, ये सारा काम जो है डायरेक्ट करंट की सूरत में नहीं है बल्कि अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ट्रांसफार्मर की हेल्प से वेरी वेरी हाई वोल्टेज जो है उसको प्रोसीड किया जाता है। वोल्टेज बढ़ा देने से क्या होता है? करंट कम हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन से जब टू कॉइल्स में हम इंड्यूस्ड EMF और करंट का रिलेशन देखते हैं तो ओहम्स लॉ वैसे तो V = IR डायरेक्ट रिलेशन है, बट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर इन इनवर्स रिलेशन फॉर अ ट्रांसफार्मर। तो बहुत हाई जब वोल्टेज कर दी जाती है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बहुत हाई वोल्टेज देकर प्रोसीड किया गया इलेक्ट्रिसिटी को, तो करंट बहुत कम हो गया। जब करंट बहुत कम हो गया तो जो हीट प्रोड्यूस होनी है वायर के अंदर करंट पास करने की वजह से, वो एनर्जी लॉसेस बहुत कम हो गए। इस वजह से हाई वोल्टेज करके करंट कम हो जाता है, और ऐसा DC के साथ नहीं हो सकता क्योंकि DC तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट में आना ही नहीं है, उसकी तो म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं होनी है। इसलिए
ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नॉट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट करंट। फिर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिए कि कंप्लीट साइकिल को अगर हम देखें, कंप्लीट साइकिल, चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को देखें चाहे अल्टरनेटिंग करंट को देखें, तो कंप्लीट साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आती है वो जीरो आती है। बिकॉज सपोज करें यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ -10 वोल्ट है, तो एवरेज लें 10 प्लस -10/2, आंसर इज 0। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस -10/2, तो चाहे करंट था चाहे वोल्टेज थी, आपने देखा कि आंसर विल बी 0। लेकिन अगर हाफ साइकिल की एवरेज लेते हैं तो वो 0 नहीं आती। उसका ये फॉर्मूला होता है 2/π इंटू द पीक वैल्यू। सपोज पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, सो 10 इंटू 2/π और 10 इंटू 0.637, जो भी आंसर आ जाएगा। ये हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आती है, कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू को रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। जो इफेक्टिव वैल्यू है, अब देखें हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी मुसलसल चेंज होता जा रहा है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी मुसलसल चेंज होता जा रहा है। तो हर वक्त एक वोल्टेज तो नहीं रह रही है, कभी वोल्टेज 0 1 2 3 4 10, फिर 10 से 9 8 7 6 ऐसे 0। तो हमने इफेक्टिव वैल्यू क्या लेनी है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, उसकी इफेक्टिव वैल्यू को RMS वैल्यू कहते हैं, उसकी इफेक्टिव वैल्यू को DC इक्विवेलेंट वैल्यू कहते हैं, जिसका फॉर्मूला V0/√2 होता है, या करंट के लिए I0/√2 होता है। √2 को आप सॉल्व करें तो जो RMS वैल्यू है दैट इज 0.707 और 71% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द पीक वैल्यू, ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू बनती है। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।